ना 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 रा रा। जब ये ड्रामा पहली दफा ऑन एयर हुआ था तो उस टाइम पे समी बिल्कुल गोद में था, लाइक पर थी आपके अंदर वो Exactly. कीड़े जो मौजूद थे म्यूजिक करने वाले। अच्छा जी, जो शोज आ रहे थे वो आप तक पहुंच नहीं रहे थे या खुद छोड़ रहे थे? कुछ पहुंच नहीं रहे थे और कुछ जो था तो मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट हो इंडस्ट्री से डिसअपॉइंटमेंट खत्म हुई या नहीं खत्म नहीं, हुई? डिसअपॉइंटमेंट इस तरीके से, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि मैं बड़ा सिंपल सी नेचर का बंदा था, अभी भी कोई चीता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मतलब अब मुझे एटलीस्ट वो ये हमने इंडस्ट्री की डिसअपॉइंटमेंट किसी ने सपोर्ट किया हो, मतलब बहुत ज्यादा कोई एक नाम जहन में आता नहीं आता तो इजीली कहना नहीं आता। नहीं आता। वेरी बैड यार, वेरी बैड यार। अंदाजा लगाएं। दुआएं तो बहुत हैं, दुआएं लेकिन तो दुआओं होंगी। के अलावा कुछ नहीं है, मतलब वेरी ऑनेस्टली। सबने नेकी की अनून का नुक्ता हटा। नए बैंड्स में बयान मुझे अच्छा लगता है, मतलब वो इसलिए क्योंकि वो पहला जब दिमाग में आता है ना कि अच्छे बैंड्स कौन से हैं, तो बयान है। मैं सबसे पहले आता है झोल भी तो अच्छा ट्रैक है। मुझे याद नहीं, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं। जुल्फी भाई ये गाना दोबारा सुनाता नहीं हूं। नहीं, इसमें जुल्फी उनको ना लाए यार बीच में, उनको ना लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट GNN पॉडकास्ट। वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज आज हमने रुख किया है म्यूजिक इंडस्ट्री का। एक्सप्लोर करेंगे वहाँ से कौन से सितारे हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ही समबडी जो कि बड़ी देर से इंडस्ट्री के अंदर है, बट उनके जो ट्रैक्स हैं वो पिछले 2 दहाइयों से आज तक भी सुने जा रहे हैं। सो वन ऑफ दोज ट्रैक्स हैपन्स टू बी याद आऊँगा। बाकी ट्रैक्स क्या हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कुछ है, सब डिस्कस करेंगे। पर पहले उनको बुला तो ले, वेलकम तो कर ले। समी भाई, समी खान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं आप कैसे वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने वक्त हैं? आपका निकाला। शुक्रिया, आपने बुलाया। नहीं बुलाना बनता है बिल्कुल। एक आर्टिस्ट, एक ऐसा इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट है जिनकी बड़ी प्यारी स्टोरी है। उनकी दास्तान है, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी OSTs हैं, उनकी कॉम्पोजिशंस हैं, उनके लिरिक्स हैं, बहुत कुछ है जो कि हम आज सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम भी, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? खुशबाश है? क्या चल रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी है हर तरफ, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, कैसी रही अब तक की म्यूज़िकल जर्नी अगर हम पूछें आपसे तो? बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार, स्टार्ट से एंड तक। मतलब एक स्टार्ट जब आपने लिया और आपको आइडिया हो कि यार ये इतना कोई मैंने इजी रास्ता नहीं चुना, मतलब क्योंकि मेरा ताल्लुक पेशावर से है, तो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से और स्पेशली उस टाइम के हिसाब से ये मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया था। लेकिन ये कि समहाउ शुरू से आइडिया था कि यार ये है तो मुश्किल, इसमें हर्डल्स भी बड़ी कुछ होंगी, आपको हर कदम पे एक नया किस्म का एक ऐसा मुश्किल मरहला फेस करना पड़ेगा जो कि अनएक्सपेक्टेड है बहुत ज़्यादा। तो समहाउ मेंटली तौर पे प्रिपेयर था कि ये भी होना है, ये भी होना है, ओह अच्छा ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है चलो जाके। बिल्कुल ऐसे ही है। स्ट्रगल्स और हर्डल्स तो हमारी इंडस्ट्री की पार्ट एंड पार्सल ऐसी हैं। अच्छा, मैं समय की ना 2-4 चीज़ें आपको बताता हूँ। याद आऊँगा कि तो मैंने मेंशन किया, इनिशियली ही स्टार्टेड ऑफ हिज करियर लगन बैंड था, राइट? इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो लगन बैंड के अंदर जो पहला एक एल्बम था लेकिन था, याद आऊँगा ट्रैक था, पल ट्रैक था, उदासी एक ट्रैक था। ये बड़े अच्छे ट्रैक्स हैं इनके जो उस टाइम चले थे। अच्छा, उससे आगे चलते आते हैं, अभी मैं प्रेजेंटली आपको नोटेबल वर्क्स बता दूं कि बंदा है कौन भाई, सामने किसको बिठाया, आर्टिस्ट कौन है। बहुत से जब आप ड्रामेज देख रहे हैं ना आजकल बैठे, प्राइम टाइम के शोज़ देख रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स पे शोज़ देख रहे हैं, तो उसके गाने चल रहे होते हैं और आप कहते हैं यार क्या खूबसूरत आवाज़ है, कौन है, और आप उनसे मतलब उनके साथ रिलेट कर रहे होते। तो वन ऑफ दोज ट्रैक्स इज आ मिले हो यूं ही ट्रैक था जो कि बहुत ज़्यादा चला। उसके साथ शे गिल के साथ फीचर किया था। राही एक ट्रैक था जो कि आपने सुना है, वो था ख्वाब टूट जाते हैं, ख्वाब टूट जाते हैं। उसके अलावा इशरत मेड इन चाइना, मतलब वो एक मूवी थी जिसको मूवी क्या थी उससे हटकर उसके अंदर OST के अलावा 2-3 और ट्रैक्स है जो कि खुद किए थे। सलीका के ऊपर बात करेंगे 2023 के एल्बम की, जी जी, वो सोलो डेब्यू एल्बम है। हाँ जी, वो सोलो थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके अलावा और ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मेरे पास लिस्ट बहुत ही लंबी है, स्पॉटिफाई की बड़ी लंबी है, लेकिन मैंने कहा मैं थोड़े से प्रोजेक्ट्स दे दूँ, बाकी हम समी भाई से ही पूछेंगे। अच्छा खान साहब, मुझे बताएं, पेशावर में आँख खुली और सोचा म्यूज़िक करना था, पहली दफ़ा कब एहसास हुआ कि मुझे म्यूज़िक करना है, मतलब कि कहाँ से जर्नी? आज सुबह घर से निकलते हुए ही यही बात डिस्कस हो रही थी कि एक ड्रामा था तन्हाइयाँ, ठीक है। और काफ़ी छोटे होते हुए की मेरी बात है कि वो कहीं ड्रामा दोबारा से रीटेलीकास्ट हुआ, और मेरी जो मदर थी वो एक ज़माने मतलब PTV का तो एक बड़ा दौर था, बड़ा पसंद किया जाता था वो ड्रामा, और इनफैक्ट वो ड्रामा आज भी नो डाउट आप देखें तो आपको वो एक्साइटमेंट होती है। तो वो ड्रामा कहीं रीटेलीकास्ट होना था, और वो हमारी फैमिली की जितनी भी ख़वातीन का सबसे ख़वातीन जितनी भी थी उनका फेवरेट तरीन ड्रामा था। ठीक है। तो जिस दिन वो होना था तो मेरी जो वालदा, उन्होंने बड़ी घर पे ना पार्टी और बड़ा टाइप सीन के यार आज सब इकट्ठे होंगे और खाना शाना भी पक रहे हैं और बड़े।
कि आज वो ड्रामा होना है। मैं भी था उस टाइम पे, जब वो पहला एपिसोड ख़त्म हुआ, सब बैठे खाना शाना चल रहा है और सब ने बड़े शौक से उसी तरीके से देखा उस ड्रामे को। तो जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो मेरी वालदा मदरमा ने कहा कि एक बात तो तय है कि मेरा जो ये बेटा है ना, ये म्यूजिशियन ही बनेगा। अच्छा। तो मैं सब के भाई कैसे, कि भाई वो उन्होंने फिर बताया कि इसको सारी मेलोडी याद थी, वो उस ड्रामे का बैकग्राउंड जो था, ना 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 रा रा ना ना ना, वो मुझे पूरा याद था। मैं खुद भी मैं हैरान था कि मुझे क्यों याद है। तो फिर अम्मी जो थी उन्होंने बताया था कि जब ये ड्रामा पहली दफ़ा ऑन एयर हुआ था तो उस टाइम पे समी बिल्कुल गोद में था, लाइक मतलब ये 1 साल का भी नहीं था। और मुझे सबसे ज़्यादा जो था ना, यही होता था कि अल्लाह करे ड्रामे के टाइम पे सोया हुआ हो, क्योंकि मोस्टली यही होता था कि मैं रो रहा होता था तो उनसे ड्रामा मिस हो जाता था। तो अगर ये उस टाइम पे इतना छोटे होते हुए इसको ये जहन में, इसकी मेमोरी में ये ट्यून आज ये दोबारा गुनगुना रहा है, तो दैट मीन्स कि इसकी ये वाली सेंस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इसने बड़ा होकर यही बन। वेरी नाइस। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, यानी बाय बर्थ ही आपके अंदर वो कीड़े जो मौजूद थे म्यूज़िक करने वाले। अच्छा, पेशावर के अंदर तो इंडस्ट्री, और आपको लगा कि मुझे एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो कब सोचा कि अब लाहौर जाने का वक्त हुआ है, निकलूँगा उधर? एक ज़माने में जब पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में एकदम बूम आया था, मैं बात कर रहा हूँ ईपी अच्छा, ठीक है, वेरी बैंड था, आरो था, ईपी था, नूरी था, मेरा जल था। जल उन दिनों में बन रहा था। अच्छा, जल उन दिनों में बन रहा था। जी हाँ, स्ट्रिंग्स था ऑफ कोर्स। तो वो एक ऐसा, मतलब ये जो इंडस म्यूजिक टाइप वाला जो सीन था, तो म्यूजिक भी था उस टाइम। हाँ, तो आग भी आ गया था। नहीं, आग तो मेरे सामने आया था। अच्छा। तो उस टाइम पे तो मुझे, क्योंकि शुरू से ही ज़रा थोड़ा सा म्यूज़िक पसंद था, डिफरेंट तरीके से मैं म्यूज़िक सुनता भी डिफरेंट तरीके से था। मुझे गाना भी शौक था, लेकिन गाने से कहीं ज़्यादा शौक मुझे बनाने का था कि यार ये पूरा प्रोडक्ट बनाना कैसे है। ठीक है। तो एक बड़ी टेक्निकल टाइप दिमाग में घूमती थी, क्योंकि जो गिटारिस्ट मैंने देखे, वो गिटारिस्ट हमेशा किसी को आतिफ पसंद है, आदत पसंद है, तो वो आदत बजाना शुरू करेगा और वो उसमें जितना परफेक्ट होगा उसको लगता है वो उतना ही अच्छा गिटारिस्ट है। तो उसके हर गाने में आदत ही बोल रहा होता था, या किसी को आतिफ पसंद है तो उसके हर गाने में आतिफ ही बोल रहा होता था। तो मुझे ऐसा अपने लिए जो पोर्शन था म्यूज़िक में, वो वाला सेलेक्ट करना था कि जहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकूँ। ठीक है, नाइस। तो वो मुझे लगता था कि यार एक लिरिसिस्ट जो है वो एक अपनी मर्जी का बंदा होता है, और एक जो कंपोज़र है कि उसने किस तरीके से गाना पूरा डिज़ाइन करना है, ट्रैक बनाना क्या है। फिर गाना बाद में, वो मैं भी एक्सीडेंटली अपने बैंड का वोकलिस्ट बन गया था, और वो भी यूं ही था कि कॉन्सर्ट था और मेरा जो वोकलिस्ट था वो भाग गया मैंने नहीं गाना तो क्या स्टोरी है भाई। मेरा जो वोकलिस्ट था वो एन कॉन्सर्ट वाले दिन, मतलब उन दिनों में हम लोग जो थे तो लाहौर में मूव हुए जब, तो हम ये वो वाला टाइम जब अंडरग्राउंड बैंड्स का बड़ा सीन ऑन था। एग्जैक्टली। तो वो शुरू में जब हम इसलिए भी प्रोमिनेंट हो गए थे बहुत ज़्यादा कि एक हमने एक पहला जो कॉन्सर्ट किया था, उस कॉन्सर्ट से जैसे हम उतरे थे तो हमें ऑफ़र आई कि शुएब मंसूर साहब जो हैं तो फिल्म बना रहे हैं। ओह नाइस। उसके लिए जो है तो आप ऑडिशंस आप भी दें, अपने उनको गाने जो है तो आप अपने सुनाएं। तो जब हम ऑडिशन देने गए तो वहाँ पे मतलब भरपूर लोग बैठे हुए, भरमार लोगों की बैठी हुई, और सारे बड़े अच्छे बैंड्स थे, सबके गाने बहुत अच्छे थे, जिनमें आज बहुत सारे बैंड्स बहुत अच्छे, उनका नाम भी है माशाल्लाह। तो जब हम वहाँ पे गए तो हम जब उनको देखा कि अच्छा यार ये तो जितना प्रिपेयर्ड है, हमारे पास तो गिटार भी नहीं था, हमने कोई 20 लोगों से गिटार मांगा कि यार ज़रा गिटार दे सकते हैं हमने गाने सुनाने, तो नहीं दिया। 19 लोगों ने इनकार किया, एक बंदे ने दे दिया। प्लीज टेल मी, आपको उसका नाम याद है? और बिल्कुल मुझे याद है, और सेलिब्रिटी है वो। नहीं वो आज भी माशाल्लाह वो बंदा काफ़ी बड़ा नाम है उसका इंडस्ट्री में, उसका नाम है साद सुल्तान। साद सुल्तान भी वो मौजूद था। और बड़ा ये तो आपने क्या नाम लिया, वेरी नाइस यार। हाय साद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा, साद सुल्तान हैपेंस टू बी अनदर मतलब आइकन, अ स्टार इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री। साद के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, साद ने दिया आपको? मुझे नहीं पता स्टोरी। नहीं मुझे भी अभी अचानक याद है। हाँ वो तो साद था, साद से ही लिया था। अच्छा, वेरी नाइस। और उसने बड़ा हमें अप्रिशिएट किया था कि यार पेशावर का बैंड यार बड़ा अच्छा है यार, ज़बरदस्त, बड़े अच्छे गाने आपके। तो इनफैक्ट मैंने फिर बैठ के बजाया, हम लोगों ने सुनाए गाने, और हमारे गाने सिलेक्ट हो गए थे फिल्म खुदा के लिए। ठीक है। 2 गाने थे जो कि मैंने कंपोज किए हुए थे। एक है जेनी जेनी, जेनी जेनी, जो आपने पल नाम लिया मेरा, एक्चुअली वो जेनी जेनी एक गाना था।
और दूसरा गाना है हमारे हैं जहाँ में है जितने ओ यार वेरी नाइस यार, खूबसूरत तरीन कंपोजिशन। ये लोगों ने, आपने ना इसको लाखों दफ़ा इन गानों को सुना हुआ है और लेकिन आइडिया नहीं होता। और ये खुदा के लिए तो छोटा प्रोजेक्ट तो था ही नहीं, पाकिस्तान की तो फिल्म का रिवाइवल कह लो, अगर हुआ तो आगाज़ वहीं से था, पहला स्टेपिंग स्टोन था वो। एग्जैक्टली। तो वो हम लोग वहाँ से सिलेक्ट हुए, वहाँ से भी फिर लोगों को ज़रा समझ आना चाहिए, अच्छा यार कोई पेशावर का बैंड है और वो लोग बड़े अच्छे गाने हैं उनके, और वो खुद उसने शाह मंसूर साहब ने भी उनको ही सिलेक्ट किया, बड़ा एकदम जगह बन गई। तो उसके बाद कॉन्सर्ट्स भी मिलने शुरू हो गए। जब कॉन्सर्ट्स जब मिलने शुरू हुए तो उसमें हमारे जो वोकलिस्ट भाई थे उन्होंने एकदम से कहा कि यार मैं अपना अलग से करूँगा। तो एंड कॉन्सर्ट वाले दिन एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, लेकिन उन दिनों में ज़रा क्योंकि वो एज ऐसी थी कि कुछ लोग उसको सीरियस ले रहे थे, कुछ नहीं ले रहे थे, तो वो चला गया उसने। और अब शाम को शो है, मुझे समझ ना आया क्या करें। तो उन दिनों सेशन पे मेरे साथ थे गिटार्स पे असफन, ठीक है, असफन यार वाहिद। तो उसने कहा कि यार वैसे सारा तो आपने प्रिपेयर किया है, सब आपने ही वो डिज़ाइन किया है सब कुछ, वो तो आप खुद क्यों नहीं गाएंगे। मैंने कहा यार मैं एज अ वोकलिस्ट मुझे नहीं समझ आती। उसने कहा यार आप गाएं, आपकी आवाज़ अच्छी है, बुरी नहीं है। तो उसने बड़ा मोटिवेट किया। फिर मैंने उसने गिटार्स पे वो किया, मैंने गाना गाया, एक बहुत अच्छा रिस्पांस आया, मतलब। और मुझे ये फील हुआ कि यार आज वाली परफॉर्मेंस हमारी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस से बहुत बेहतर थी। वेरी नाइस, आई एम श्योर। तो जब वापस आए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो फिर असफन ने कहा कि यार आप नहीं कंटिन्यू करें इसको एज अ वोकलिस्ट। तो फिर मैंने असफन को कहा कि यार आप फिर, क्योंकि बैंड में हम दो ही बंदे थे, मैं और जो दूसरा वोकलिस्ट था जिसका आप नाम नहीं ले रहे, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा तो उसका वो चला गया था, तो अब मैं अकेला था, अब बैंड दोबारा बनाना भी था। तो फिर मैंने असफन को कहा कि यार आप ज्वाइन कर लो। असफन ने बड़ा खुशी खुशी, फिर याद आऊँगा कि वीडियो में वो गिटार्स पे था भी सही। फिर हमने काफ़ी कॉन्सर्ट्स किए, काफ़ी ज़्यादा। और फिर याद आऊँगा निकल गया, याद आऊँगा आसमानों की ऊंचाइयों को छूता हुआ, क्रेजी। हाँ, मतलब वो ट्रैक था, हर अंडरग्राउंड बैंड ने या किसी भी आर्टिस्ट ने जब गाना शुरू करना तो याद आऊँगा होता था, एक आदत होता था साथ और याद याद आऊँगा ज़रूर होता था उस लिस्ट के अंदर, क्योंकि बनाना था। कॉम्पोजिशन किसकी थी, लिखा किसने था, और कहाँ से याद आऊँगा कि पीछे सोच क्या थी? यार कंपोजिशन भी मेरी थी, लिखा भी मैंने ही था उसको, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि नहीं, मुझे वो वाला पोर्शन सेलेक्ट करना था कि जो टेक्निकल हो। तो मैं सारे गाने खुद ही लिखता था, खुद ही कंपोज करता था, इवन म्यूज़िकल अरेंजमेंट्स वगैरह भी उसकी खुद ही देखता था। तो जो ये गाना था याद आऊँगा, इसके पीछे स्टोरी ये है कि ये मैं बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा, और मतलब पेशावर की बात है कि मैं बीमार था काफ़ी ज़्यादा और हॉस्पिटलाइज था। और मेरे सिर्फ दो काम होते थे, या तो मैं सोता रहता था या उठ के रोता रहता था ये दो चीज़ें थी। ये पता नहीं कि यार ये क्या हो रहा है मुझे ना, क्योंकि अजीब मुझे लगता था कि शायद मैंने नहीं बचना। तो हर दफ़ा उठता तो मैं कहता अच्छा यार मैंने नहीं बचना। तो हेपेटाइटिस ए था एक्चुअली, एंड बस अजीब। तो डॉक्टर्स वगैरह भी सब हैरान थे कि यार, क्योंकि जो एक दिन डॉक्टर आया और उसने मुझे क्या कहते कि यार आप इतने अपसेट, इतने डिप्रेशन में क्यों हैं। तो मैंने बड़ा रोते रोते कहा कि मैंने कहा मुझे पता है मैंने नहीं बचना तो उसने मुझे बड़ा अच्छे तरीके से, उसने बड़ा एक फिल्मी वे में ना उसने बताया कि यार हम लोग परेशान हैं कि ये कौन लड़का है जिसके पीछे इतने उसके अटेंडेंट्स आते हैं, इतने ज़्यादा लोग मिलने आते हैं कि आपका रूम भरा हुआ होता है। आप ये आपके रूम से बाहर भी जाए ना तो लोग काफ़ी बैठे होते हैं कि यार हमने समी भाई से मिलना है, समी भाई से। तो भी इतना ज़्यादा अगर आपको लोग प्यार करते हैं तो आप कैसे इतना इजी ले सकते हैं, इनका क्या बनेगा, आपको बहुत मिस करेंगे आप, इस तरह ना मोटिवेट किया उन्होंने आपको। हाँ, आपको रियलिटी बताई कि ब्रो आप स्टार बनने लगे तो वो जब मैंने देखा वाकई में यार ये सही, यार सभी बैठे हुए, मतलब जो हमारे एरिया के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी बैठे थे कि दुआएं मांग रहे थे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई ठीक हो जाए, समी भाई ठीक। हमारे जो कॉलोनी के जो गार्ड थे वो भी आके बैठे होते थे, जाते हुए जिनकी ड्यूटी चेंज होती वो भी डेली आके मिलते थे। नाइस। तो फिर मुझे थोड़ा अपनी वैल्यू का एहसास हुआ कि नहीं यार कितना इजी ना लो अपने आप को। अच्छा, फिर लिखा इस डर से और खौफ से लिखा कि आपने कहा कि मैं तो जाने लगा इस दुनिया से, तो आपने लिखा नहीं, वो जब मैं ठीक हो गया तो फिर मैंने कहा यार अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता। तो देन फिर एक लाइन मेरे जहन में आई थी, मैं याद आऊँगा। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरी बड़ी सिस्टर का एक वो वाइट बोर्ड उनके कमरे में पड़ा हुआ था, तो मैंने उस पर बड़ा बड़ा लिखा मैं याद आऊँगा।
एंड उसके इर्द गिर्द सारे हिंट्स लिख लिए और सबका एरो जो था तो वो मैं याद आऊँगा के ऊपर, मैं याद आऊँगा, जितना भी मुझको भुलाओगे मैं याद आऊँगा, जितना भी दूर तुम जाओगे मैं याद आऊँगा। लाइक हर वर्ड जो था उसका लुब्बे लुभाव होता था कि मैं याद आऊँगा, कुछ भी कर रहे हैं आप। तो देन एक मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा और ये गाना बना। वेरी नाइस। कभी दरख्तों की छाँव से सोचो मुझे सर सियाहों में और इसके उसके गाने क्या थे? आंखों से जब मेरा इंतजार बहाओगे मैं याद मैं आऊँगा। याद आऊँगा। मैं याद हूँ। अच्छा वेरी नाइस। ये गाना सुनने जाके कि नहीं सुना, मैं यहाँ पे लगा नहीं सकता क्योंकि स्ट्राइक पड़ जाएगी ना। मैं प्रोडक्शन को कहता कि गाने का चंक लगा दे, तो वो लग नहीं सकता, लेकिन स्ट्राइक नहीं भी पड़ेगी। सही में एक अपना गाना तो अपने घर वाली बात है। अच्छा, लगन कब टूटा भाई? ये क्या स्टोरी बनी और टूटा क्यों? क्या बना ही नहीं था? 16 कब हुए? ये कब ख्याल आया? सोलो तो खैर एक ये भी एक अजीब डिफरेंट सी बात थी। अगेन मैं इसको ब्लेम करूँगा उस एज का जो जोश था ना उस पे। फिर उसके बाद हम लोगों का बैंड जो था, असफन जो था उसने अपना बैंड बनाना था ऑफ कोर्स, और ये उन दिनों में ट्रेंड होता था। अगेन वही पार्ट ऑफ द गेम कि आपने एक जगह तो टिक के बैठना नहीं है हमने तो ये वो उसने अपना एक बैंड बनाया। मुझे उन दिनों में एक और बड़ा अच्छा एक दोस्त है, आज भी दोस्त हैं, सादुल हसन, कीबोर्ड्स पे होते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं इनफैक्ट। तो उन्होंने ज्वाइन किया। फिर साथ फरहान जो है, फरहान अली, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब फरहान जो था ना, उन्होंने मेरी लाइफ में उनका रोल ऐसा था कि जैसे वो मेरी अम्मी हो लाहौर में कोई। मतलब वो इतना ज़्यादा मेरा ख्याल रखते थे, हर जगह साथ लेके जाना, हर जगह यार यहाँ पर आओ, यहाँ जो ये। तो देन मैंने उनको भी ऑफ़र किया कि यार आप बैंड ज्वाइन कर लो लगन, तो हम 2 की जगह 3 हो जाते हैं तो अच्छा हो जाएगा। एंड वो फिर दौर था कि जिसमें म्यूज़िकली और लाइव परफॉर्मेंसेज वगैरह इन सब चीज़ों में ना वो इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई, क्योंकि वो दोनों बहुत कमाल म्यूजिशियंस थे, पॉलिश म्यूजिशियंस। एग्जैक्टली। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि साद कनाडा चले गए। फरहान जो हैं तो उनके अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू हो गए थे। मुझे खुद कुछ चीज़ों पे डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गई थी चीज़ों में कि अच्छा यार इतनी छोटी छोटी बातों में इतनी अजीब सी सियासतें। सारे मेरे इर्द गिर्द, सब मेरे इर्द गिर्द जितने भी मेरे दोस्त हैं, ये इंडस्ट्री की जो पॉलिटिक्स है, इंडस्ट्री की, हाँ वो अजीब की यार, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, इसको इतना ज़्यादा क्यों खींचा गया। तो फिर मैं वैसे ही मैं थोड़ा सा डिसहार्ड हो रहा था चीज़ों से कि यार ये अजीब सिचुएशन, लाइक कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं तो मैं नहीं कर रहा, और चीज़ें मतलब मेरा दिल कॉन्सर्ट्स खुद छोड़ रहे थे या मैनेजमेंट की वजह? कौन मैनेज कर रहा था उस टाइम? उस टाइम पे तो हमें मैनेज कर रहे थे मुर्तज़ा नियाज़, मुर्जी भाई। मुर्जी भाई थी ग्रेट। सामने कैसे आप? ठीक है, मुर्जी भाई आज भी कैसे लग रही है आपकी? नहीं, मुर्जी भाई जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ था शुरू से ही, और हमेशा हर ऐसे टाइम पे कि जब हम स्टक हो जाते थे तो वो उनकी एक जो एक्सपर्टीज़ होती थी ना, एक वो राय जो होती थी बड़ी ज़रूरी होती थी। देखिए मुर्जी भाई के अगर बैंड्स की बात करें, सिंस उनका जिक्र हो रहा है तो सोच का एक जिक्र होगा, अदनान रबी का बिल्कुल, हाँ। काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है उनका। जाके रिसेंटली तो बिलाल सईद को मैनेज कर रहे थे, उसके अलावा और लगन हो गया बैंड, और कॉल को बहुत अच्छा उन्होंने मैनेज किया। कॉल किस तरह हमने छोड़ दिया भाई, माजरत, कॉल किस तरह छोड़ दिया, कॉल को बड़ी देर मैनेज किया। फिर काफ़ी था, काफ़ी उनका तो सेट है, यानी आपको उस टाइम प्रोजेक्ट्स अच्छे जो शोज आ रहे थे वो आप तक पहुंच नहीं रहे थे या खुद छोड़ रहे थे? कुछ पहुंच नहीं रहे थे और कुछ जो था तो मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी थी कि यार नहीं करना, यार ये समझ नहीं आ रही चीज़। इंडस्ट्री से डिसअपॉइंटमेंट खत्म हुई या नहीं, डिसअपॉइंटमेंट इस तरीके से, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि मैं एक बड़ा सीधा, बड़ी सिंपल सी नेचर का बंदा था। ऑल्दो मैं अभी भी कोई चीता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मतलब अब मुझे एटलीस्ट वो नो बोलना आ गया। वेरी नाइस। तो उस टाइम पे ये होता था कि कोई कुछ भी कहे कि यार मुझे पता है रास्ता मुझे गलत बता रहा है, लेकिन क्योंकि भाई ने कहा है तो मुझे जाना है। तो वो वाली सिचुएशन एक्सप्लॉइट किया लोगों ने काफ़ी ज़्यादा। और मतलब उसके बाद चीज़ें समझ आई। फिर उसके बाद मुझे एक जो सबसे जिस चीज़ जो मैंने सीखी, और मुझे अब जितने भी यंग बच्चियाँ मिलते हैं जिनको मुझे लग रहा था कि यार इनमें बड़ा स्पार्क है, तो मैं उनको हमेशा ये चीज़ें बता रहा हूँ कि यार ये सोचें और ये ना सोचें। क्या सोचें और क्या ना सोचें? बहुत सारी चीज़ें। एक मेरा डायलॉग बड़ा मशहूर है सबके सामने कि वो कि जब मैंने स्टार्ट लिया ना तो मैंने इधर भी ठोकर खाई, मैंने इधर भी ठोकर खाई, मैंने इधर भी ठोकर खाई, यहाँ भी वजह आके यहाँ पे भी किसी ने मुझे पकड़ा, किसी ने क्या करते 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 जब एक जगह पे मैं आके स्टेबल हो गया ना, तो मैंने मुड़ के देखा तो बहुत सीधा रास्ता था,
मैंने बहुत ज़्यादा बिला वजह टाइम वेस्ट किया लोगों की बातों में। तो लेकिन शुक्र है वो उन्होंने मुझे इतना पॉलिश किया कि उसके बाद जो जितना भी मुझे टाइम मिला मैंने उसमें बड़ा मुझे क्विक रिस्पांस आया और मुझे था कि यार इसको मेंटेन कैसे रखना है। तो सबको ही बता रहा था कि यार सीधा रास्ता ही है, सिंपल रास्ता ही है। लेकिन फिर भी जो लोग टकरा के आते हैं वो थोड़े पॉलिश्ड होते हैं, जो मान लेते हैं वो अपना टाइम बचा लेते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ठोकरें खाते हैं तो वो वापस पलट जाते हैं। तो मतलब रास्ता बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको स्मार्टली मूव करना होगा। स्मार्टली मूव करना, टैलेंटेड अगर आप हैं तो लोगों की ना सुने, हाँ, लोगों की ना मुर्शिद सुने। ना बनाए किसी को, क्या चीज़? मुर्शिद ना बनाए किसी को। ज़रूरत ही नहीं है मुर्शिद, आप खुद मुर्शिद हैं भाई अगर आप टैलेंटेड हैं तो, वरना हर बंदा क्यों नहीं है वरना हर talented? बंदा आपको मशवरे दे रहा होता है हाँ, जाके। एग्जैक्ट। अच्छा, तो अजीब, हमने इंडस्ट्री की डिसअपॉइंटमेंट किसी ने सपोर्ट किया हो, मतलब बहुत ज़्यादा, कोई एक नाम जहन में आता नहीं आता तो इजीली कहना नहीं आता नहीं आता यार, वेरी बैड यार, वेरी बैड यार, अंदाजा लगाए कोई एक नाम तो जहन में आना चाहिए ना जाके। नहीं, वैसे वैसे मैं फॉर्मेलिटी में दुआएं नहीं नहीं दुआएं तो बहुत हैं, दुआएं लेकिन तो दुआओं होंगी। के अलावा कुछ नहीं है, मतलब मतलब वेरी ऑनेस्ट लाइक। सबने काफी नेकी की है, नून का नुक्ता हटा यार बाज आए यार, वेरी बैड, ऐसे नहीं करना चाहिए। वैसे इंडस्ट्री के अंदर है, इंडस्ट्री की और स्टोरी सुना यार, इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा होता है, क्यों ऐसे, क्या निज़ाम है इंडस्ट्री का हमारी? जो इंडस्ट्री तो अव्वल तो इसको कहना भी चाहिए कि नहीं, पहले ये बता दें आपको क्या लगता है। नहीं नहीं, बस खुशी इस बात की काम हो रहा है, हाँ शुक्र है, काम ये शुक्र है काम हो रहा है। और खुशी इस बात की भी है कि एक बहुत लंबे डिस्टेंस के बाद, एक बहुत लंबे गैप के बाद इनफैक्ट अच्छा काम ओरिजिनल्स आए हैं, शुक्र है। Originals। यार वो बीच में कवर्स आना शुरू हो यार गए थे। मैं मुझे नफरत थी उस टाइम से, ऐसी वो अजीब नफरत यार नहीं हरकत सर। है। मेरे भाई मेरे पास आते थे लोग, मुंह मांगे पैसे दे रहे हैं, यार आप हमें ना गाना बना दें। जी ठीक है, मैं उनको कह रहा था यार ठीक है यार, मैं ज़रा थोड़ा महंगा प्रोड्यूसर हूँ, तो आप जी 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 आप बना दें। कौन सा गाना? यार वो अरिजीत का फलाना गाना हमने करना है, एक्यूस्टिक कवर करना है। ओ भाई आप इतने पैसे दे रहे हैं, इतने पैसों में मैं क्या कर सकता हूँ? टू बी मतलब बिल्कुल अपना ऑनेस्ट होना जिसको कहते हैं, कि मैं उनके सामने रख देता था कि यार आपको लिख के भी मैं देता हूँ, मैं ही कंपोज कर दूंगा, मैं ही सब कुछ कर दूंगा, मेरा नाम ना डालें, बेशक ना डालें, लेकिन करो तो ओरिजिनल भाई। ओरिजिनल करो यार। आपकी आवाज़ इस तरह की है, आपकी आवाज़ को ये चीज़ सूट करती है, आप इस तरह का गाना करें, इसी तरह का गाना बनवा देंगे, लेकिन ओरिजिनल्स करें आप। तो नहीं मानते थे लोग, नहीं यार जो कवर्स करते हैं ना उनकी गेम ऑन हो जाती है यार। तो ये जो वो सस्ता फेम लेने वाली जो कौम थी ना, उनसे मुझे नफरत थी शुरू से ही बहुत। उसने बहुत खराब की थी इंडस्ट्री, मतलब Exactly। जाके क्रिएटिविटी मेरा ख्याल है लोगों की मार थी, खत्म पूरी एक कर दी। नस्ल तबाह की है उसके अंदर जाके। मैं आपको बताता हूँ इस्माइल, प्रॉब्लम ये है कि जिस टाइम पे मैं आया था म्यूज़िक करने, उस टाइम पे जब मैं और जुल्फी हम स्टूडियो कर रहे थे, तो जो भी नया बैंड आता था तो हर नया बैंड इतना तैयार होकर आता था, मतलब उनके गाने आते थे, हमें उनको सिर्फ पॉलिश करना होता था। कुछ वीक पॉइंट्स होते थे, यार इसको तुम ये कर लो, इसको तुम ये कर लो, वरना बजना क्या है, बजाना क्या है, किसका क्या सोलो है, हर बंदा अपने अपने हिस्से की पूरी तैयारी करके आता था। और हर बैंड अच्छा बैंड था, चाहे वो लाहौर के बैंड हो, चाहे वो कराची के बैंड हो, इस्लामाबाद के बड़े अच्छे बैंड थे, और हर बैंड अच्छा काम लेकर आ रहा था। तो आप मजबूरन भी सुनते थे कि अच्छा यार ये नया बैंड है, इसका काम सुनने ज़रा क्या, बड़ा मज़ा आता था सुन के। अब जो ये वाली जो कॉम आ गई ना कि यार हम शॉर्टकट मारे, यार वो आजकल ये चीज़ इन है, हमने भी इस तरह की चीज़ करनी है, तो दैट मीन्स कि आपके पास अपना कोई आइडिया ओरिजिनलिटी नहीं है। एग्जैक्टली। ये वाला मसला तो है। तो नए आर्टिस्ट के लिए मशवरा है कि ओरिजिनलिटी को मेंटेन करें। कौन से नए आर्टिस्ट, कोई अगर नाम लेना पसंद आया हो रिसेंटली? काफ़ी आर्टिस्ट हैं नए, जो सोलो भी और बैंड भी। सोलो में तो नए आर्टिस्ट में मतलब वैसे मुझे बयान पसंद है काफ़ी। सोलो में बैंड मतलब चले बयान आ जाए, सोलर बैंड निकाल लेते हैं, ओवरऑल देख लेते हैं नया म्यूजिक जो बना रहे हैं बैंड। ओवरऑल बयान तो नो डाउट, हाँ बयान मुझे बहुत पसंद सबसे ऊपर आया। कराकरम आ गया साथ, कराकरम भी अच्छा था, कश्मीर के गाने अच्छे थे। कश्मीर बहुत अच्छा बैंड है, स्पेशली उसमें जो वोकलिस्ट है उसकी सबसे अच्छी बात मुझे, जिस पे मैं हमेशा जो काम कर रहा होता हूँ, जो मेरा सबसे मेन गोल होता है किसी को भी रिकॉर्ड करते हुए या किसी का भी गाना बनाते हुए, वो ये कि इस गाने में एक्सप्रेशंस क्या हैं। बड़े एक्सप्रेशन है उसके भाई, बंदे के नेचुरली बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन है। बिलाल बहुत अच्छे आज साथ एक बैंड, आज तो मेरा ख्याल अब नहीं है, अब सोलो कर रहा है वो पोए।
ये जो ये जो अभी नेस्कैफे बेस्ड में भी उसका का ट्रैक है। गाना है, हाँ। और कौन सा ट्रैक और आर्टिस्ट हम किसी को भूल रहे हो नहीं सकता। बयान तो मतलब है। नए बैंड्स में और बयान मुझे अच्छा लगता है, मतलब वो इसलिए क्योंकि वो पहला जब दिमाग में आता है ना कि अच्छे बैंड्स कौन से, तो बयान है। बयान सबसे पहले आता है यार। हाँ, सबसे पहले वही आता है। अच्छा, नए के अंदर एक सबसे पहले हम बैंड्स की बात करी जा रहे हैं, काविश को किस तरह छोड़ दिया। काविश ने गेम अप किया काविश तो bro। खैर वो तो उन्होंने गेम अप किया ब्रो, बहुत बहुत अच्छे यार। वो मुझे खुशी इस बात की होती है कि वो उन्होंने छोड़ा नहीं जो उनका ओरिजिनलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनलिटी है एग्जैक्टली। काविश देखें की। तो जो ओरिजिनलिटी है वो हिट करती है आपको आगे, वो वो अपनी जगह बनाती है। और जितना मर्जी आप काविश को आपने कहते थे कि जी नहीं चलेंगे, शोज नहीं मिलेंगे, ऐसे ना करें, सोलो नहीं भाई, उनके पूरे पूरे शोज बुकड जा रहे हैं। अलहमरा बुकड है, और उनका 5-5 10-10 हज़ार वाला पास 50-50 हज़ार में भी है, लोगों ने दिया है। बिल्कुल। और वो पूरा वो बैंड जो है ना वहाँ के, मतलब जो बैंड मेंबर्स हैं सारे, वो भी बहुत ही टैलेंटेड है। बहुत टैलेंटेड, उतने ही नफीस हैं, उतने ही अच्छे हैं वो। आप उनसे बैठ के बात करते हैं, आप कहते हैं कि यार मजा आया इनसे बात करके। उनके अंदर कोई शोखापन नहीं है, वो बहुत हम्बल भाई। वो आर्टिस्ट है, वो एग्जैक्टली वो आर्टिस्ट है। उनमें सिर्फ मतलब म्यूजिक है, उनमें कुछ और नहीं है जाके। exactly. बाकी और अगर हम सोलो की बात करें, हसन रहीम कैसा लगता है काम? हसन रहीम का मानू हो गया हमारे पास, ताहा जी हो गया। ये वाली जो खेप है ना, इनसे मुझे जो सबसे खेप, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि सारे एक जैसा ही साउंड कर रहे थे समाओ, मतलब हर बंदा अपनी अपनी क्रिएटिविटी जरूर लेकर आ रहा है। मुझे जो चीज़ इनसे जो इनकी सबसे अच्छी लगती है बात, वो ये कि समहाउ म्यूजिक को इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। तो समहाउ में मेरा ख्याल है, मैं कहूँगा समहाउ नहीं, काफ़ी अच्छी तरीके से जिंदा रखा भी, जान भी डाली समहाउ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो जॉनरा ये लोग लेकर आ रहे हैं, ये अभी उस तरह से इन नहीं है। मतलब एक ख़ास तबका तो इसको बहुत पसंद करता है, लेकिन एक ख़ास तबका इसको समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। मतलब जहाँ तक मैंने स्टडी किया इस चीज़ को, इनफैक्ट मैं भी उन लोगों में से कि शुरू में कि यार ये कौन लोग हैं, क्या हो क्या रहा है। अगर आपको इनके ऊपर क्वेश्चन, जिस तरह इसके अंदर अनुरुल का मेरा जहन में आता है, शे गिल का नाम जहन में आता है, नताशा का नाम जहन में आता है, नताशा नूरानी, और कौन से आर्टिस्ट हैं जिसको हम भूल रहे हो? आई वांट के सबके नाम जाके हो सकता है जाके। एक और फीमेल वोकलिस्ट है नताशा हुमैरा एजाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पूरा नाम यही है उनका, इस्लामाबाद की है, बहुत बहुत ही अच्छी टैलेंटेड आर्टिस्ट है वो। और मैं ये कहना चाहता था कि हैदर मुस्तहसन के गाने बड़े अच्छे हैं। किसके? हैदर मुस्तहसन के। अच्छा, उसके गाने ट्रैक्स बहुत अच्छे हैं जाके। उसके बाद बाकी मानू के तो अच्छे हैं ही। भी बीच में वो शमून आया था, शमून पता नहीं किधर, शमून मुझे पसंद था। शमून के पीछे ट्रैक्स है, ये सारे मजे के बॉयज हैं। शमून तो मैं इसलिए भी नहीं भूल सकता कि मेरी जब शादी हो रही थी, तो उससे पहले मैंने शमून का गाना सुनाया था अपने ससुराल में। क्या मतलब ये कष्ट होती है सुनाया? मतलब ऐसे शमून का एक गाना मैंने सुनाया था, जो समहाउ सुनाया तो मैंने गाना ही था। उन दिनों में लाइव प्ले किया था या वैसे सुनाया था? या लाइव प्ले करके सुनाया था। अच्छा, वो गाना कहीं आया हुआ था, और वो गाना था कि मैं तो टुनटुना वजाना नाल थोड़ा बहुत गाना, मैंने और कुछ नहीं आता। तो ये एक था जो समहाउ मैं गाना भी सुना था, एक मैसेज भी दिया था, भाई ये तो स्टोरी हमारी अपनी। अच्छा, वेरी नाइस यार। चलें, ये हो गया। अच्छा, लेकिन अगर आपने नई म्यूज़िक के ऊपर कहा है कि इन्होंने थोड़ा सा ज़िंदा रखा हुआ है, तो नए जो साउंड्स की अगर हम बात करें, तो कोक ने भी तो फिर अपने आप को बदला। कोक स्टूडियो की अगर हम बात करें, प्रोड्यूस बाय जुल्फी भाई, क्या एक पॉजिटिव चेंज था, बहुत ज़्यादा चेंज था। मैंने जिंदा रखने का मकसद ये नहीं था कि इन लोगों ने बचा के, मैं एक नई चीज़ लेकर आए हैं ये, जो कि बहुत से लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। आप कोक स्टूडियो को भी देख लें, अब जो प्रीवियस था कोक स्टूडियो, बल्कि जो इससे पहले जो जुल्फी भाई ने बनाया था, उसमें बहुत सारे ट्रैक्स जो एकदम आके बड़े हिट किए थे। तू झूम, आतिफ का तो ट्रैक था वो गो वाला, उसके साथ अब्दुल्ला के साथ जो था, अब्दुल्ला के साथ ट्रैक था, उसके अच्छे ट्रैक्स थे। तो वो अच्छे ट्रैक्स थे, बहुत अच्छे ट्रैक्स थे, मतलब वो आपको एकदम आके लगते थे यार कुछ। और इस दफ़ा वाला जो था वो मुझे थोड़ा सा था कि यार ये एक्सपेरिमेंट का इसमें वो ज़्यादा है, एलिमेंट एक्सपेरिमेंट का ज़्यादा है। इस दफ़ा वाले कोक स्टूडियो में थोड़ा, मतलब मुझे लग रहा था कि ये आपने दूसरे एक स्टेप उठा लिया, उसकी जगह दूसरे की जगह आपने चौथा स्टेप उठा लिया। मुझे लगता है कि ये वाला जो कोक स्टूडियो था, ये शायद आज से 3-4 साल बाद लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। हमें थोड़ा सा
लेकिन म्यूजिकली वो रखना था। रिस्पांस देखें तो अगर मैं सिर्फ ब्लॉकबस्टर की बात करूं, उसकी 100 मिलियन प्लेस तो उसने, मेरा ख्याल है कल उमेर ने लगाया हुआ था अपना स्टेटस कि वो 100 मिलियन क्रॉस कर गए हैं। बिल्कुल, वो 200-300 भी करेगा क्रॉस। लेकिन आपके ख्याल में इसमें नहीं होना कोई चाहिए। शक अच्छा, नहीं है। कोई 2-3 ट्रैक्स नाम हो, यानी कि अच्छा 2AM 2M मुझे और मोहब्बत की होती है, जैसे ये पोर्शन बहुत अच्छा लगा था। दूसरा भी जो था ज़ीशान वाला पोर्शन नहीं पसंद आया? ज़ीशान वाला ही पोर्शन था ज़ीशान ये। वाला ही पोर्शन था। जी, ज़ीशान वाला ही अच्छा। पोर्शन था। जो दूसरा था अपना, इसमें सजाद भाई का ट्रैक है ना, कि सजाद भाई एक बहुत बड़ा नाम है, तो मुझे याद नहीं है। सी मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं याद कि क्या उनका गाना था, या जो काविश वाला जो गाना था, उसमें काविश वाला पोर्शन ही मुझे अच्छा लगा था। अब्दुल्ला हनान वाला पोर्शन नहीं पसंद आया यार? वो मुझे हिट 3 है। ठीक है, लेकिन मैं जस्ट अपने हिसाब से देख रहा हूँ, मुझे अपनी ये वायरल होने ये लगा नहीं आपका क्लिप? क्या चीज़ वायरल होने लगा आपका क्लिप? यार हो जाए, मुझे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, और कौन सा? हनान के अच्छे नहीं, हनान बहुत अच्छे गाते हैं यार। अच्छा, हनान के वैसे ट्रैक्स पसंद है? हाँ नहीं, वैसे उसके ट्रैक्स बुरे नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो कोक स्टूडियो में जो गाना था, उसमें मुझे काविश वाला पोर्शन बहुत अच्छा लगा था, मुझे याद रहा वो। इनफैक्ट कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छे पोर्शन हैं जो वो मुझे याद रह जाते हैं। झोल भी तो अच्छा ट्रैक है। मुझे याद नहीं, सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं। अच्छा, चलिए, सुना होगा मैंने, लेकिन मुझे याद नहीं। आपने सुना होगा लाजमी जाके। मैं जुल्फी भाई ये गाना दोबारा सुनाता नहीं हूँ। नहीं, इसमें उनको ना लाए यार बीच में, उनको क्यों उनको ना लाए। जुल्फी भाई के प्रोडक्शन के बारे में क्या ख्याल है वैसे, ताकि क्लैरिटी मिल जाए यार, ना? जुल्फी मतलब भाई ये सिर्फ तो- कोक स्टूडियो, इसमें कंट्रोवर्सी कोई नहीं है। हाँ, एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने ऑफ कैमरा ऑफ रिकॉर्ड बहुत ज्यादा तारीफ की और काफी रिगार्ड की उनके, लेकिन स्क्रीन के ऊपर बताएं जुल्फी भाई की प्रोडक्शन के ऊपर अगर मैं यार आपको लेके जुल्फी जाऊं। भाई जो है ना, उनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा हुआ है, और वो इस तरह की कि मतलब उनके साथ वो वाला टाइम गुजरा है जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो आप कुछ भी कर लें, जितने भी बड़े हो जाएं, आपसे जो ये वाला टाइम है नहीं निकल सकता जब आप ग्रो कर रहे हो और आपको जो बंदा साथ साथ में पॉलिश कर रहा हो। तो मैं उनके साथ मतलब पर्सनल लेवल पे जो है हमारा टाइम बहुत ज़्यादा गुजरा हुआ है। उनको मैं जानता हूँ कि वो इतने टैलेंटेड है, इतने ज़्यादा टैलेंटेड है। ये जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं ना, मुझे लगता है कि अभी तक जितना टैलेंट उनके पास है उसका कोई 10% भी सामने नहीं आया, अच्छा, जितना उनके पास टैलेंट है। इनफैक्ट ये मेरी बात जब हुई थी जुल्फी भाई से, 2-3 दफ़ा उनको मैंने कहा कि यार जो आप है ना वो इसमें नज़र नहीं आया। इस वाले कोक स्टूडियो में? इस कोक स्टूडियो में भी, उससे पहले भी जब भी कभी बात हुई, वैसे ही आपस में बातचीत हुई, यार जो आपको मैं पर्सनली जानता हूँ, आपके अंदर का जो टैलेंट है वो इसमें नज़र नहीं आया। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या सियासत है, क्या वो आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे या क्या, लेकिन ये अंदाज़ा लगा लें कि एक बंदा इतना टैलेंटेड है, और ये अभी मैं जो कह रहा हूँ कि अभी ये 10% भी नहीं नज़र आया उनका, तो ये इतना लोगों को पसंद आ रहा है, तो आप उस बंदे के टैलेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या चीज़ निकालेंगे। सो लाइक ये सो मच मोर टू ऑफर स्टिल। Exactly. ऑब्वियसली नेस्कैफे की अगर हम साउंड देख लें तो मतलब नेस्कैफे ने गेम उठा दी थी जाके, थोड़ी तो नहीं उठाई थी। मतलब वो बयान का एक ट्रैक था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, असफर ने गाया हुआ था, वो भी मतलब अभी तक चलता है जाके, और थोड़ा भी नहीं उसको बचता जाके। बाकी उसके अंदर ट्रैक से सोच के गाने थे Exactly, हाँ। और वो चलते थे। तो जुल्फी भाई का तो है, अगर हम एज प्रोड्यूसर्स बात कर रहे हैं तो लाइक आपने जुल्फी भाई का कहा कि ही स्टिल हैज़ अ लॉट मोर टू ऑफर। Exactly. प्रोडक्शन की बात करें तो फिर साद सुल्तान की प्रोडक्शन के बारे में क्या कमेंट होगा? यार ये एक बड़ी मज़े की चीज़ थी। मैं ये किसी और रास्ते से मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ कि एक हमारे बड़े अच्छे म्यूजिशियन भाई हैं, गिटारिस्ट हैं, शाहान ने मुझे एक ज़माने में एक वैसी बाय द वे शाहान रोजन बैंड, इफ अगर आपको रिकॉल ना कर रहे हो तो जाके रोजन बैंड के साथ आपको जो गिटारिस्ट हैं, गिटारिस्ट है दैट इज शाहान। तो 2 गिटारिस्ट हैं, एक हैदर हैं और एक हैदर और शाहान शाहान। और मुस्तफ़ा ज़ाहिद बीइंग द लीड वोकलिस्ट। तो साथ ये लोग पावर हाउस हैं, पिलर्स हैं जिन्होंने रोजन बनाया। तो शाहान और मैं बैठे हुए, तो उसने कहीं बात की कि मुझे ये बड़ा मसला होता है कि जब मुझे वो अपना गाना भेजता है और जज करने को कहता है कि यार इसके बारे में आप क्या कहते हैं, इसकी मिक्सिंग कैसी है, या इसके बारे में कुछ कहें। मैं उसको सुन रहा होता हूँ उस बंदे के माइंड से जाके कि जिसने लिखा हुआ है तो उसने क्या सोच के लिखा होगा, जिसने गाया क्या सोच के गाया होगा, या जिसने उसकी म्यूज़िक की अरेंजमेंट्स किए वो क्या सोच के की होंगी, या जिस बंदे ने इसकी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग की उसने क्या सोच के मिक्स एंड मास्टर किया होगा। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने बताया कि मैं एक्सप्रेशंस और बहुत सारी चीज़ें जो बड़ा नेचुरल वे में हो जाती हैं, कि कोई वायलिन रिकॉर्ड हो रहा है तो उसमें कोई हल्की सी क्रैकी टाइप आवाज़ आ रही है जो क्लीन नोट नहीं है, और मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, उसके बाद आप भले 50 दफ़ा उसको नीड करके बजा दें, वो वाला एक्सप्रेशन मुझे कहीं वो नहीं मिला तो मैं वही यूज़ करूँगा। ठीक है, अब वो बहुत से लोग उसको बड़ा
एक्सेप्ट करते हैं कि यार ये बड़ा एक आर्टिस्टिक वे में इस बंदे ने कुछ बनाया है, कि वायलिन थोड़ा सा क्रैक था, या जिस तरह कहीं तबला रिकॉर्ड हो रहा है, अब तबले की भी एक ट्यून उसको ट्यून किया जाता है, या कोई भी परकशन हो इसको ट्यून किया जाता है, ड्रम्स वगैरह भी इवन कि गाने के स्केल के हिसाब से उस तरीके से। तो अगर वो जैसे तबला है, वो एक गाना था दिल लगी मिसेस एंड मिसेस शमी में, तो उसमें मैंने को थोड़ा सा इंटेंशनली अनट्यून रखा हुआ था। तो क्योंकि मैं लाइव कवाली जब भी सुनता हूँ तो उसमें हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि आपका तबला ट्यून में हो, तो थोड़ा सा एक चीज़ बाहर निकल के आपको साउंड कर रही होती है। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी कि यार ये देखो, हालांकि थोड़ा बाहर है लेकिन स्टिल ये वो चीज़ है जिसने मुझे कनेक्ट किया हुआ है इससे। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल टाइप चीज़ें, तो मेरा ये दिमाग होता था अपने काम करते हुए। तो एग्जैक्टली जो बंदा मिक्स कर रहा है, जो भी ट्रैक है और जो बंदा कुछ भी गा रहा है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा। अगर एक चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है तो दैट मीन्स कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ है जिसके ऊपर ये बड़ा स्टिक होके काम कर रहा है, इसका होमवर्क बहुत अच्छा है। अब उस बेस पे मैं उसको जज नहीं करने बैठ जाऊंगा कि जो चीज़ मुझे नहीं आ रही तो मैं कहूँ यार ये अच्छा नहीं है, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, इसको ये चीज़ देखो। नहीं, मैं उस बंदे तक पहुंचने की कोशिश करूँगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ऑब्वियस हो गई, यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ वो, तो उसको मैं अपने तरीके से ही बता देता हूँ कि यार इसको थोड़ा ये हो सकता है लेकिन मुझे यूँ लग रहा है कि क्या ये बात गलत नहीं। तो शाहान ने मुझे बात ये की थी कि यार हर बंदे का अपना तरीका है प्रोड्यूस करने का, हर बंदे का अपना एक वे है काम करने का। आप उस बंदे के दिमाग में जाके अगर आप देखें तो शायद ये बात ठीक है, और अगर वो बात ठीक है तो वो बात ठीक है। तो इसी तरीके से जो साथ हैं हमारे साथ सुल्तान, वो जो काम वो कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सोचा है, कुछ बनाया है। हमारे बहुत सारे ट्रैक्स इंडस्ट्री में जो कि बहुत खूबसूरत है, जो कि उन्होंने बनाए हुए। लाइयाँ लाइयाँ आप सुन लें, ठीक है, पी जाऊँ सुन लें आप, तो मतलब वो उसने कुछ सोचा है फिर बने। उनके इन द बॉक्स से पहले वन का मछली पानी ज़ैनब सुल्तान के साथ कितना प्यारा ट्रैक था, बहुत अच्छा ट्रैक है, बहुत अच्छा ट्रैक है। उस इन द बॉक्स के और भी कोई और ट्रैक्स भी, वो मुस्तफ़ा और वो उसके वाला यशल वाला ट्रैक भी, इसका नाम भूल गया, सुहेल शहजाद का बहुत अच्छा सुहेल शहजाद तो मेरा ख्याल है वो फाइंड और आगाज़ ही उनका, इनकी जर्नी इनके साथ है, साथ सुल्तान के साथ। नहीं, अच्छा नहीं, उनकी बहुत पहले से जर्नी से मुराद है कि मेरा ख्याल उनका है उसके बाद एक ट्रैक आया था टोटे हुए चार, वो मैंने बनाए थे, मैंने ही बनाया। अरे टोटो ही चार आपका बनाया हुआ यार, खूबसूरत गाना है यार। अच्छा, मुझे नहीं पता कि वो आपने बनाया हुआ है, मैं उधर भी साथ की तरह जोड़ने लगा था, लेकिन बहुत प्यारा गाना है। एक्चुअली वो आर्टिस्ट टाइप बंदा है और बड़ा खामोश इंसान है, शदीद नफीस। वो इस इंडस्ट्री के जो मेरा ख्याल है जो दो नंबरी हैं वो उससे साइड पे हैं। हाँ, ऐसे ही है, अपने काम से काम रखने वाला बंदा, और बहुत बहुत टैलेंट कूट के भरा हुआ उसके अंदर। वेरी टैलेंटेड, अमेजिंग, ह्यूज अप्रिसिएशन फॉर सुहेल शहजाद भाई। जिन्होंने नहीं सुना उनको जाके सुने। अच्छा, तो ओवरऑल ठीक है, साथ सुल्तान भाई ओवरऑल लॉन्ग जर्नी साथ सुल्तान की, काफ़ी अर्सा, आई थिंक इट्स बिन 15 17 18 ईयर्स, 15 साल तो होंगे, इससे ऊपर ही होंगे, इससे कम नहीं होने चाहिए। हमारा एक साथ ही तकरीबन, हाँ, वही 15-20 साल का होगा प्रोडक्शन का। तो इनके हम प्रोडक्शन की बात करें तो समी खान के ऊपर वापस आते हैं। समी खान एज अ प्रोड्यूसर या एज अ सिंगर, एज अ लिरिसिस्ट, एज अ कंपोजर, इन तीनों को मैं एक तरफ डाल देता हूँ। यार ये आज तक मुझे भी समझ नहीं आई कि मैं इन तीनों में से क्या हूँ। मुझे ये पता बस मैं म्यूजिशियन हूँ। मैं जब भी बैठता हूँ काम करने के लिए तो कोई भी चीज़ बन रही होती है, कोई भी काम जो हो रहा होता है उसमें मैं एक चीज़ बनाता हूँ, सॉरी तो मैं एक चीज़ बनाता हूँ और उसमें ये होता है कि मैं जब वो बन रही होती है तो मेरे दिमाग में सारी चीज़ें एट अ टाइम चल रही होती हैं। इसके ये मेलोडी क्या होगी, इसकी अरेंजमेंट्स किस टाइप की होगी, इसके लिरिक्स किस टाइप के होंगे, इसमें वोकल्स किस टाइप के होंगे, ये गाना क्या टाइप चीज़ बना रहा है। फिर अगर मुझे समझ आ रही है कि मैंने गाना है तो फिर मैं एज अ सिंगर भी सोचता हूँ, मुझे जो बंदा समझ रहा है, मुझे लगता है इस्माइल गा सकता है, इसमें इस्माइल कासिम की आवाज़ बहुत अच्छी है, वो इस टाइप की चीज़ वो अच्छा गाएगा, तो फिर वो इस्माइल कासिम ही गाएगा। तो यही है कि मुझे खुद नहीं पता, मैं एक म्यूजिशियन। बता देना मुझे जब गाना हो। ये जो जोर से वो एवे नहीं आया था। अच्छा ठीक है, आगे कंटिन्यू करें अपनी डिस्कशन को। तो यानी उसमें कोई भी हो सकता है, तो यही है मतलब वो कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ इन सारी चीज़ों में। मुझे ये पता है मैं एक म्यूजिशियन हूँ। मुझे कोई बंदा एज अ लिरिसिस्ट अप्रोच करता है तो मैं
कहता हूँ हाँ जी मैं लिखता हूँ। आप लिरिसिस्ट हैं? जी जी मैं लिरिसिस्ट हूँ। आप सर आप क्या म्यूज़िक अरेंज करते हैं? जी जी मैं अरेंजर हूँ। या आप क्या कंपोज करते हैं? जी जी मैं कंपोजर हूँ। सर आप गाते हैं? जी मैं सिंगर हूँ। हम्म। तो कोई पिक एंड मतलब चूज नहीं, कोई मतलब यू कुछ लाइक भी नहीं एवरीथिंग, है एग्जैक्टली। तो कभी सोचा नहीं। अच्छा, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें बीच के, अगर हम वापस जिंदगी के ऊपर जाएं, जब लगन के बाद की हम जर्नी को डिस्कस कर रहे थे, जब लगन भी ख़त्म हो गया और हम कह रहे हैं कि हम थोड़े से इंडस्ट्री से भी पुट ऑफ थे, और इंडस्ट्री इटसेल्फ भी जो थी वो नोज डाइव बिल्कुल कर हाँ रही थी, एग्जैक्टली। तो उसके बाद डू यू थिंक कि अगर समी खान कहीं पे बीच में कहीं पे कोई जहन में आया, कोई मोमेंट था कि नहीं यार ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, और लेकिन फिर वापस हुआ और उसमें प्रोडक्शन का रोल हो, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो OSTs वगैरह तो बड़ा आखिरी अगर हम देखें पोस्ट 17, 18, 19, 2017, 18, 19, उसके बाद तो आपके काफ़ी ज़्यादा हिट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। बाय द वे सारी स्टोरी जब आपने सुनानी तो आपने रांझा रांझा की भी स्टोरी सुनानी है, बस बहुत सी ऑडियंसेस को उस ट्रैक की हिस्ट्री भी नहीं पता। अच्छा खैर बहरहाल क्या पूछा क्या था आपने? सॉरी। अच्छा, मतलब कि प्रोडक्शन आपने वाइज, रांझा रांझा मुझे ऐसा उलझाए। रांझा रांझा तो मैंने वो इंटेंशनली मैंने कहा भूल ना मैं जाऊँ जी जाके, जी बिकॉज वो इतना बड़ी हिट है, इतना ज़्यादा लोगों ने उसको सुना हुआ है, और मतलब वो रिपीट पे सुना हुआ है उस ट्रैक को, तो ही इज़ द मैन बिहाइंड इट। और वो किस तरह वो स्टोरी में अलग से पूछ रहा था, तो मैं कह रहा था कि अपने करियर के अंदर प्रोडक्शन का कितना रोल होगा थ्रू आउट ओवरऑल, जो प्रोजेक्ट्स की OSTs के बारे में अगर कुछ बताना चाहें, या जो हिट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, वन ऑफ दोज बिंग रांझा रांझा। खैर मुझे एक्चुअली आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी याद आ गया। वो उसमें ये था कि मैंने तो खैर छोड़ दिया हुआ था म्यूज़िक एंड सब चीज़ें, मतलब मैं डिसअपॉइंटमेंट भी हो गई थी। फिर एक बड़ा ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा जो हादसा था वो यही था कि मेरी पेरेंट्स की मेरी डेथ हो गई थी। लाइक पहले मदर एंड देन फिर फादर। तो उसके बाद फिर म्यूज़िक मेरे लिए ना एक बेकार चीज़ हो गई थी, क्योंकि उन्हीं दिनों में मैं जो बात कर रहा था कि छोटी छोटी चीज़ों पे सियासतें और अजीब व गरीब मतलब क्योंकि मैं एक बड़ा सिंपल नेचर्ड बंदा था, तो मैं बड़ा मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी कि यार ये तो अपना भाई है, ये तो अपना दोस्त है, तो ये हो जाएगा। बट एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा होता था। सबके लिए हो रहा है, मेरे लिए नहीं हो रहा। तो देन फिर आहिस्ता 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 कि यार मैं किसी के साथ लॉयल हूँ और अगला बंदा लॉयल ही नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी। तो मैंने फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री को खुदा हाफिज़ कर दिया। फिर मैंने डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स जो हैं तो उनको ज्वाइन किया, मतलब और म्यूज़िक उस टाइम जॉब, छोड़ दिया था, फिर हाँ मैं जॉब जॉब कर रहा था। वगैरह। अब मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, तो वो तकरीबन कुछ 6-7 साल का गैप आया। इस दौरान शादी भी हो गई मेरी एंड एक गाना मैंने लिखना था। वैसे ही दिमाग में आया कि यार कुछ लिखते हैं, बड़े अरसे बाद एक चीज़। तो मैं जब पेन लेके बैठा और एक हफ्ता पूरा तकरीबन गुजर गया, मुझसे 2 लाइन्स नहीं लिखी गई। यार ये क्या हो रहा है? 2 लाइन्स मुझसे नहीं लिखी जा रही, क्या मतलब? तो आगे क्या करना है? तो क्योंकि मेरे बारे में मशहूर था कि मैं एकदम से गाना लिख दूंगा उठा के। गाना लिखता हूँ एंड एकदम से सारी चीज़ें दिमाग चल रहा होता है सब कुछ। तो 2 हफ्ते गुजरे, यार ये कैसे हो सकता है ये सब कुछ? वो तो मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी। मैं बड़ा परेशान, क्योंकि मेरा था ये कि एक स्केड्यूल्ड लाइफ थी कि आप सुबह उठते हैं, आप जाते हो जॉब पर, वापस आते हैं और आप सो मेरा 9 जाते to 5 शुरू हो गया था। हैं। 9 टू वापसी का टाइम नहीं पता था। 9 o'clock तो आप जा रहे हैं, वापसी तो का नहीं यानी पता। क्रिएटिविटी तो 9 to 5 में भी मर जाती है, जाने का आपको पता है, वापसी का नहीं पता, वापसी तो का नहीं क्रिएटिविटी पता। तो गई। तो खैर बहरहाल, हालांकि मैं बड़ा एफिशिएंट किस्म का जो था ना वर्कर था, बड़ा लोगों की नज़रों में होता था कि ये बंदा बड़ा तेज़ है मेहनती है। और बड़ा मेहनत करता है। तो खैर बहरहाल एक दिन बस मैंने वैसे ही, लाइक मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैंने जस्ट बॉस की कॉल आई और मैंने कहा जी मैं आता हूँ सब कुछ। मैं उठा और मैं आधे रास्ते में ही ना मैंने वापस आया, टेबल पर अपनी चीज़ें सारी उठाई और मैंने रेजिग्नेशन लेटर जो HR के बंदे को दिया और मैं आ गया घर। बड़ी कॉल्स आई कि क्या सीन है, क्यों छोड़ दिया, कुछ कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है प्रॉब्लम। जब मैं घर आया तो उन दिनों में शादी भी हो चुकी थी, इनफैक्ट मेरी बेटी भी पैदा हो चुकी हुई थी। जो माशाल्लाह। तो वो छोटी थी, लाइक मतलब 2 to 3 months की थी। तो मैं एकदम परेशान कि मैंने किया क्या है, क्यों किया ये? तो जो वाइफ थी मेरी, वो जो वाइफ है मेरी थी नहीं यार, है। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह उन्होंने वो लेक्चरर थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, तो वो उनका भी इसी तरह ही था टाइम शेड्यूल वगैरह। तो सुबह सुबह गई वो, उन्होंने देखा कि अच्छा मैं घर पे ही हूँ। तो वापस आई तो मैं घर पे हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा आज नहीं गया? मैंने कहा यार मैं नहीं गया, मेरे हिम्मत नहीं थी कि मैं कैसे बताऊँ कि यार बता जॉब सकूं। छोड़ दूँगी, छोड़ चुका हूँ मैं सब कुछ, क्योंकि
एक मैरिड बंदे के लिए जॉब बहुत ज़रूरी है। और अभी आपका छोटी बेटी भी है Exactly, माशाल्लाह, अभी बच्चा अभी भी है है आपका, वो। तो आप और सोच मुझे रहे हैं कि महीने के एंड में मैंने ये क्या मैंने करना क्या किया है, महीने के एंड में नहीं, महीने के दरमियान में ही। है। ओह, तो मैंने क्या कि उस दौरान मैंने बड़ा सोचा कि मैं उधर भी अप्लाई कर देता हूँ, उधर अप्लाई कर देता हूँ, वहाँ पे भी हो जाएगा, वहाँ फलां बंदा है। कुछ लोगों से बात भी की कि यार मैंने जॉब करनी है। नहीं लेकिन इसके अंदर तो भाभी का रोल बड़ा अहम हो गया, जाके जिस टाइम आप बैठे सोच रहे थे और भाभी वापस आई। हाँ जी, उन्होंने पूछा आके एकदम कि यार क्यों, मतलब सब ठीक है, नहीं गए आज? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गया। तो मैंने फिर बड़ा डरते डरते मैंने कहा यार वो मैंने जॉब छोड़ दी। तो मुझे अभी भी याद है कि जिस तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं, ब्रश वगैरह एकदम रखा चीज़ें, तुमने जॉब छोड़ दी? तो मैं मेंटली प्रिपेयर था कि लो जी, अब मैं कहूँगा कोई बात नहीं, हो जाएगा सब से। तुमने जॉब छोड़ दी? मैं क्या, हाँ मैंने छोड़ दी जॉब। शुक्र है अल्लाह, खुदा तेरा शुक्र। ओह वाह, कितने यार, तुमने ये पहले क्यों नहीं किए? यही तो मैं चाह रही थी कि खुदा के लिए समी, अब तुम अपने म्यूजिक पे जो है ना तवज्जो दो, सब सेट हो जाएगा, आप परेशान नहीं होना, सब कुछ हो। एंड आई वाज लाइक अच्छा यानी मैं तो कुछ आप और ही एक्सपेक्ट सोच कर रहा रहे थे कि जिस टाइम मतलब समी खान की स्टोरी के अंदर मतलब बड़ा ये तो इंटरेस्टिंग तरीन ट्विस्ट है, मतलब इमेजिन करें आप, यूजुअली यही होता है, आप सोचते हैं कि घर जाऊंगा तो मेरे पे प्रेशर पड़ेगा, बट Exactly, एट द हाँ। सेम टाइम भाभी ने कहा कि ग्रेट जॉब, हाँ। अच्छा किया तुमने छोड़ दिया, बिकॉज हाँ। उनको आपके अंदर आर्टिस्ट नजर क्योंकि आता होगा, हाँ, उन्होंने शादी एक आर्टिस्ट से की होगी। एग्जैक्टली हाँ, उन्होंने कुछ अर्सा पहले ये शिकवा भी किया था कि मेरे जहन में था कि यार एक बड़ा रॉक स्टार टाइप बंदा होगा, कॉन्सर्ट्स एंड गाने और ये टाइप चीज़ होंगी। तुम तो सुबह सुबह टाई लगाते हो और चले जाते हो, और मतलब रात को लेट आवर्स वेरी में गुड आना। यार, क्या बात है। तो मे भी शायद वो एक वो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी उसी टाइम मिली, मोटिवेशन और मिलती है, उन्होंने हौसला मुझे कहा मिलता कि है, यार आपने बस अब पीछे नहीं देखना, अब आप आगे देखते जाओ, अब आप अपने काम। हो जाएगा सारा एंड कुछ। वो दिन और आज का दिन आप समझ लें कि मुझे ना सर उठाने का मौका नहीं मिला अपने स्टूडियो में और और हर जगह प्रोजेक्ट्स पर। सब प्रोजेक्ट, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। उसी दौरान सब प्रोजेक्ट्स हिट भी हुए, अवार्ड्स भी मिले, नॉमिनेशन एंड टूर्स, क्या कुछ, मतलब दोबारा कॉन्सर्ट्स का भी सब सिलसिला जो पहले मैं नहीं करता था, अब मैं बड़े शौक से करता हूँ कि हाँ जी ज़रूर। तो ये सब चीज़ें जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ी साथ में। वेरी, कितनी खूबसूरत स्टोरी है, मतलब टू अंडरस्टैंड, इमेजिन करें, मतलब आप विजुअलाइज करें ना माइंड के अंदर, एक स्टार आदमी है और उसकी जर्नी को देखें कि उनको बड़ी शुरू में एक बहुत बड़ी हिट मिल चुकी है, मतलब मैं याद आऊँगा की बात करें तो दैट वाज नॉट अ छोटी हिट, बड़ा ट्रैक था, और वो हिट होने के बाद जाके इंडस्ट्री करती है, लोग करते हैं, दोस्त करते हैं, जो भी वट एवर द सर्कमस्टांसेस, वो इतने पुट ऑफ तक उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, और जब इंडस्ट्री छोड़ते हैं तो 6-7 साल जॉब करते हैं, 9 to 5 करते हैं, और उसके बाद एक दिन उनको घर से एक आवाज़ आती है, एक तो मेरा ख्याल है दिल की आवाज़ भी होगी आपकी, और दूसरी उनकी वाइफ की आवाज़ थी जो कि उनको कहती थी कि नहीं ब्रो, यू आर एन आर्टिस्ट। मैं ब्रो से मुराद तो स्लैंग, आपने सारी स्टोरी तोड़ दी है। सॉरी ब्रो हाँ, तो उन्होंने कहा समी नहीं, कि तुम्हारे अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, और मैंने एक आर्टिस्ट से शादी की थी, और ये बड़ी बात है, मतलब मस्ट बी अप्रिशिएटेड। सो भाभी जी, सलाम टू यू, कुडोज टू यू, अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे माशाल्लाह। और उसके बाद यानी जिस टाइम वो जॉब छोड़ते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, कम बैक वापस करते हैं, फिर उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद वाह पैसे छापे हैं आपने। अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी माशाल्लाह से मैंने काफ़ी घर शहर बना लिया, और गाड़ी शाड़ी में सुकून से मैंने कहा ज़रा ज़्यादा ना बोले यार ना है। अच्छा मुझे बताएं, अवार्ड्स का आपने जिक्र किया, जाके कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, छोटे मोटे सवालात हैं हम उनको कर लेंगे। अवार्ड्स की जर्नी कोई क्विकली अगर सुनाना चाहें बताएं समय, अवार्ड जो जीता बल्कि उसका भी बताएं। अवार्ड्स तो एक जो सबसे पहला अवार्ड मैंने विन किया था वो था सेपमा अवार्ड शान पाकिस्तान, जो कि मेरी लाइफ का पहला अवार्ड था। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर सेकंड था लक्सटाइल अवार्ड, फिर उससे मतलब सेपमा के बाद लक्सटाइल अवार्ड में नॉमिनेशन भी हुई थी, फिर इसमें नॉमिनेशन हुई है अपना लक्सटाइल अवार्ड्स में, फिर उसके बाद दोबारा हुई नॉमिनेशन, फिर अभी फिर नॉमिनेशन हुई अभी हम अवार्ड्स में हुई, उसके लिए भी हम गए थे लंदन वगैरह। तो मतलब ये है कि अब वो सिलसिला है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते कि यार इस साल मेरे ये चीज़ें, ये वाले प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे गए हैं, तो इनका अवार्ड बनता है, और वो संभव मतलब आ भी जाती है उसकी नॉमिनेशन। अवार्ड मिलना ना मिलना मुझे मैटर नहीं करता, क्योंकि आप उनके लिए आवाम का प्यार ही काफ़ी है। ऐसे ही है, बड़ी बाबरकत आपका ये पोस्ट हाफ है आपके करियर का माशाल्लाह, इफ़ आई कैन से दैट। अच्छा अब आखिरी एक क्वेश्चन करते हैं, एक स्टोरी है आपकी, जाके हमने बाकी प्रोड्यूसर्स को तो हल्का हल्का टच किया, जाके जुल्फी भाई का नाम आया, साथ सुल्तान का नाम आया, उसके अंदर
साहिर अली बग्गा की और आपकी भी एक स्टोरी है, आपके 2 प्रोजेक्ट्स की भी स्टोरी मेरे पास लिखी हुई है जाके। सो प्रोडक्शन टीम बहुत शुक्रिया आपका। काबली पुलाव और जीवन नगर का प्रोजेक्ट और OST आप कर रहे थे और लास्ट मिनट पे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो वो साहिर अली बग्गा को मिल गए थे, क्या वजह बनी थी, क्या स्टोरी है वो? उनको मिल गए थे या ये तो एक मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों हुआ। लेकिन ये था कि जो 2 ड्रामाज ये थे इनमें मेरे बने हुए थे OST सारा, मतलब स्टार्ट से एंड तक वही चल रहे थे। काबली पुलाव में मेन OST था मेरा कुछ टूटी फूटी सी, जो उस ड्रामे में बार बार रिपीटेडली चल रहा था, बड़ा उसको लोगों ने पसंद भी किया। और जीवन नगर में था बैरी पिया, इसके नाम से था, जो कि लोगों को बड़ा पसंद आया था। बड़ा वो प्रॉब्लम है कि वो ड्रामा में इतना नहीं चला, लिहाजा इतना ज़्यादा उसकी रिकॉल वैल्यू नहीं बनी। ऑल्दो वो ट्रैक बहुत अच्छा ट्रैक था, मतलब मेरे फेवरेट ट्रैक्स में से एक वो था जो मैंने महक अली से करवाया था। महक अली और फ़कीर एक बहुत अच्छे रैपर हैं, उनसे करवाया था। तो ये जब प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हुए तो उस टाइम पे मुझे एक चीज़ पता चली कि यार इसमें OST तो मेरा नहीं, मेन OST तो राहत फ़तेह अली ख़ान का वो चल रहा है, तुम्हें देखा तो यूँ देखा। और गाना इटसेल्फ बहुत प्यारा गाना है, उसके लिरिक्स बहुत खूबसूरत है, सब कुछ वो, लेकिन वो इस ड्रामे के साथ कहीं मैच नहीं करता। जो कि मैंने बड़ी ऑब्जेक्शंस भी उठाई उस पर उस टाइम पे कि यार ये गाना तो बहुत अच्छा है, राहत जी मेरे बड़े मतलब उस्ताद, फेवरेट छोड़े, मैं उस्ताद कहूँगा उनको। इसी तरीके से बग्गा भाई जो हैं तो मेरे बड़े अच्छे उनसे ताल्लुकात हैं और बड़े टैलेंटेड बंदे हैं, मतलब बहुत अच्छे, उन लोगों से इख्तिलाफ़ नहीं। लेकिन हाँ, ये ड्रामा बनता नहीं था इनका, मतलब आप क्यों इनको इससे बना रहे हैं। बट समहाउ जो डायरेक्टर हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि यार अब आ गया है तो आप रहने दें। तो एक बड़ा एम्प्टी स्पेस थी उसके लिए मेरी नज़र में ना, जवाब के लिए कि यार जवाब मुझे नहीं चला, ठीक है दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। खुशी इस बात की है कि जिस प्रोजेक्ट जो एक प्रोजेक्ट है जो मैंने किया है तो राहत भाई भी उसका हिस्सा है, तो एक लाइन में हम लोग खड़े हो गए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि चले थैंक गॉड, ये एक बड़ी बात है मेरे लिए। अफसोस थोड़ा सा था ऑफ कोर्स, मतलब मैं सीधी सी बात करूँ तो, क्योंकि वो अभी फिर नॉमिनेटेड है मेरे ख्याल में कहीं, ये दोनों ड्रामा थी, लेकिन उसमें क्योंकि मैंने OSTs किए थे लेकिन वो एंड में चेंज हो गए तो उनके नाम है। इसमें भी कोई शक नहीं कि गाने भी बहुत अच्छे थे, लेकिन बस वो एक वो था कि उस टाइम पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। डिसअपॉइंटमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा सा सैड हो गया था, क्योंकि अगर वो गाने अच्छे ना होते, अगर गाने अच्छे ना होते तो शायद मैं बड़ा फाइट करता कि ये गाने हटाएं और मेरे जो गाने अच्छे थे। फेयर इनफ, मेक सेंस। क्योंकि मेरे जो गाने थे वो मैंने गाने लिखे ही एक पूरा ड्रामा, मतलब मेरे लिए ये नहीं होता कि आपने जी अच्छा आंखें अच्छा लफ्ज़ है, फलानी चीज़ अच्छी हो रही है, वो उस मेरे गाने में पूरा ड्रामा बोल रहा था। आप काबली पुलाव देखें तो उसमें जिस पोर्शन पे वो गाना आता है वो लगता है इसी सिचुएशन के लिए गाना बना है, तो वो ऐसे नहीं था वो, मतलब ऑफ कोर्स मैंने वो ड्रामा का स्क्रिप्ट को 1000 दफ़ा पढ़ा होगा। उसके बाद मैंने कुछ लिखा कि यार इस पोर्शन पे अगर ये वर्ड्स यहाँ पर भी आएंगे तो भी एक बात मतलब समझ आती है। और अगर इस टाइम पे मतलब कुछ टूटी फूटी सी आधी अधूरी सी ज़िंदगी तो ढल जाएगी, मरहम नहीं अगर तुम हाथ रख देना चोट सहल जाएगी। तो एक सोच थी उसके पीछे कि यार कि मतलब आप जहाँ जहाँ पे आप उस ड्रामे की जो फील्ड में जहाँ जहाँ वो गाना आता था वो पता लगे कि यार ये इसी पोर्शन के लिए बना हुआ है गाना। तो खैर बहरहाल सैड था मैं, लेकिन अगेन वही बात कि अगर ये गाने अच्छे ना होते तो मैं लड़ना था, लेकिन ये गाने अच्छे थे तो मुझे बात हजम हो गई कि नहीं यार ठीक है, गाने भी तो अच्छे हैं यार, अगर वहाँ लगे तो कोई मसला नहीं। गुड इनफ, थैंक यू सो मच। समी खान हमारे साथ मौजूद थे। थॉरली एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन। मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी क्योंकि हमने कॉन्वर्सेशन एंजॉय काफ़ी ज़्यादा की है। सो बहुत शुक्रिया भाई, बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया और इंशाल्लाह फनकारिस्तान में मिलते हैं। जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। डियरली होप कि आपको भी शो उतना ही पसंद आया जितना हमें यहाँ पे इसको करने में मज़ा आया। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।